नेपाल क्यों चूज करना चाहिए एमबीबीएस के लिए? नेपाल इसलिए कि वो एक ऐसा देश है जिसमें हमको जाने के लिए किसी तरह के वीज़ा पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। और नेपाल में एमबीबीएस करने के बाद इंडिया में कौन सी एग्ज़ाम देना पड़ता है? भारत में या भारत के बाहर भी डॉक्टरों की बहुत डिमांड है। अगर आप अच्छे से पढ़ाई करते हैं तो आपका स्कोप बहुत अच्छा है, आपका फ्यूचर बहुत अच्छा है। सबसे बड़ी बात रशिया के साथ क्या है कि बहुत चीपर है। आप समझ भी नहीं सकते हैं, 25 से 30 लाख में आपका रहना खाना पूरा एमबीबीएस कंप्लीट। 6 साल का एमबीबीएस है रशिया में। तो किसी को एडमिशन लेना है आप लोगों से, तो मतलब कनेक्शन कैसे करें आप लोगों के साथ? नमस्कार, मैं हिमाश्री शইকীয়া। आज आमार লগত আছে कौशल पांडे। इंडियार जिमानखिनि एमबीबीएस स्टूडेंट আছে তেখেতে 22 বছৰ ধৰি নেপালত এডমিশ্যন দিয়াৰ কাম চলাই আছে। গতিকে চেলেঞ্জেছখিনি কি কি আৰু বাহিৰত পৰা সুবিধাখিনি কি কি তেওঁৰ পৰা জানিম। सर वेलकम टू द पॉडकास्ट। नमस्ते, थैंक यू सो मच। सो पहला क्वेश्चन, नेपाल क्यों चूज करना चाहिए एमबीबीएस के लिए? देखिए, इंडिया में तकरीबन इस साल नीट में 12.5 लाख से ज़्यादा बच्चों ने क्वालिफाई किया है। टोटल नंबर ऑफ़ सीट अगर एमबीबीएस की हम इंडिया में देखें तो गवर्नमेंट प्राइवेट सब मिला के तकरीबन 1,12,000 15,000 सीटें हैं। आप समझो कि ये 12.5 लाख बच्चे फ़ाइट करेंगे इतनी ही सीटों के लिए। 1,15,000 1,20,000 मैक्सिमम अगर सीटें, कुछ सीटें बढ़ने वाली है वर्ष 2025 में। इतने बच्चों को फ़ाइट करना है इतनी सीट पे। जिन बच्चों का गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो जाता है वो तो बहुत अच्छा है, लेकिन जिनको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल पाता है और प्राइवेट के बजट इंडिया में तकरीबन 1.5 करोड़ तक चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा। तो ये जो एफ़र्ड कर सकते हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन जो बच्चे एफ़र्ड नहीं कर सकते हैं, जिनको मॉनेटरी दिक्कत से, जिनके पास इतने फंड्स नहीं हैं, उनके पास एक ही ऑप्शन है कि वो विदेश में जाके एमबीबीएस करें। विदेश में एमबीबीएस बहुत साल से लोग करते हैं। आप यूक्रेन, रशिया पहले से लोग करते थे। यूक्रेन अब चूँकि वार के कारण बंद हो गया है तो लोग ने अब अपने अलग अलग डेस्टिनेशन चुन लिए। लोग रशिया जाते हैं, लोग किर्गिस्तान जाते हैं, उज़्बेकिस्तान जाते हैं, कजाकिस्तान जाते हैं, वियतनाम, इजिप्ट, मॉरिशस, मलेशिया, और अपने बगल में 2 पड़ोसी कंट्रीज़ हैं उसमें लोग ज़्यादा जाते हैं, नेपाल और बांग्लादेश। अब आपने पूछा था कि नेपाल क्यों? नेपाल इसलिए कि वो एक ऐसा देश है जिसमें हमको जाने के लिए किसी तरह के वीज़ा पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। हम एज ए इंडियन हमेशा वहाँ वेलकम किए जाते हैं, बिना किसी पासपोर्ट के, बिना किसी वीज़ा के। हमारे उनके रहन सहन बिल्कुल सेम है। हम जो खाना खाते हैं वो भी सेम खाना खाते हैं, दाल चावल रोटी सब्जी सब कुछ अवेलेबल है। स्ट्रगल करना नहीं पड़ेगा। स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, एकदम सही बोला आपने। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि नेपाल में जो लोकल नेपालीज़ लोग हैं उनको हिंदी अच्छे से समझ में आती है और लगभग 90% 95% लोग बोल भी लेते हैं अच्छे से। तो जब बच्चों को इंटर्नशिप में पेशेंट से इंटरेक्शन करना होता है तो उनको प्रॉब्लम नहीं होती है। तो बच्चे इसलिए नेपाल को बहुत चुनते हैं अपने एमबीबीएस के लिए। अच्छा, और फ़ायदा क्या क्या है नेपाल में एमबीबीएस करने का? नेपाल में आपका कोई बच्चा अगर जा रहा है तो समझ जाइए कि पहली शिकायत वो आपसे करेगा कि पापा यहाँ या मम्मी यहाँ पढ़ाई बहुत होती है। नेपाल की ये खासियत है, वो अपने बच्चे या नेपाली हों या बाहर साल कंट्री से आए हुए हों, मोस्टली इंडिया से बच्चे जाते हैं। तकरीबन साल में 500 प्लस बच्चे नेपाल के अलग अलग कॉलेजेस में जाते हैं। इन बच्चों को नेपाल में पढ़ाया इतना अच्छा जाता है क्योंकि वहाँ का जो पैटर्न है बिल्कुल इंडिया से मिलता जुलता है। करिकुलम भी सेम है, एग्ज़ाम पैटर्न भी सेम है। मोस्टली जो बुक्स वहाँ पढ़ाई जाती है 50% बुक्स ऐसे हैं जिसके राइटर इंडियन हैं। बहुत से कॉलेजेस में आपको प्रोफेसर लेक्चरर भी इंडियन ही मिलेंगे। तो इस कारण से वहाँ की जो पढ़ाई की क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है। जब लोग वहाँ से एमबीबीएस कर लेते हैं तो ऐसा माना जाता है कि अगर नेपाल में आपने अच्छे से पढ़ाई की है तो फिर आपको कहीं और कंट्री या वापस इंडिया आ रहे हैं या फिर यूएस जा रहे हैं, आपको यूएसएमएलई देना है, यूके जा रहे हैं, वहाँ जाके प्लैब देना है, तो आपको दिक्कत नहीं होती है। आप अच्छे से किसी और कंट्री में जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन है? मूलतः देखिए, वहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज हैं और 2 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं। गवर्नमेंट कॉलेज टोटल 6 हैं। बीपी कोयला है, आईओएम है, करनाली एकेडमी है। इस तरह से 6 गवर्नमेंट कॉलेज हैं। गवर्नमेंट कॉलेज में नंबर ऑफ़ सीट्स काफ़ी कम है, इंडियन के लिए भी सीट है। तो अगर मैं बात करूँ तो कुल मिला के तकरीबन 22 या 23 सीट हैं जो इंडियन के लिए है गवर्नमेंट कॉलेज में।
बीपी कोइराला वहाँ का सबसे फेमस मेडिकल यूनिवर्सिटी बोलिए, कॉलेज बोलिए, वो उसे कहते हैं नेपाल का एम्स है वो। इंडिया में जो एम्स है उन्हीं लोगों, नेपाल का एम्स है। हाँ, वो उन्हीं लोगों ने जाके वहाँ इस्टेब्लिशमेंट किया था नेपाल में। तो उसमें भी इंडियंस के लिए 8 सीटें हैं। तो अगर आपके नीट में मार्क्स बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे मतलब इस साल की अगर मैं बात करूं तो अगर नीट में आपके नंबर 500 के आसपास हैं, नहीं तो आप वहाँ का MEC, नेपाल में एडमिशन लेने के लिए नेपाली लोग MEC का एग्ज़ाम देते हैं। MEC वहाँ की एक बॉडी है जो मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, साथ ही साथ यही बॉडी वहाँ पे एडमिशन के लिए काउंसलिंग भी कराती है। ये 6 गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, उसके बाद टोटल 11 ऐसे कॉलेज हैं जो काठमांडू यूनिवर्सिटी के अंदर हैं। वहाँ पे 2 यूनिवर्सिटी है, सॉरी, वहाँ 2 यूनिवर्सिटी है, एक काठमांडू यूनिवर्सिटी, एक त्रिभुवन यूनिवर्सिटी। काठमांडू यूनिवर्सिटी बहुत पॉपुलर है। पॉपुलर इसलिए है कि बच्चों को पढ़ने में थोड़ा आसानी है, वहाँ पे इजी है एज़ कम्पेयर टू त्रिभुवन यूनिवर्सिटी। इसके अंदर तकरीबन 11 कॉलेज है और त्रिभुवन यूनिवर्सिटी है उसके अंदर 6 कॉलेज है। अब कॉलेज इन दोनों यूनिवर्सिटी के बीच में ही बटे हुए हैं। आपको या तो त्रिभुवन यूनिवर्सिटी के अंदर आने वाले कॉलेज में एडमिशन लेना है या आपको काठमांडू यूनिवर्सिटी के अंदर जो कॉलेज आते हैं उसमें एडमिशन लेना है। जी, और नेपाल का फूड, डिजीज़ पैटर्न, मेडिसिन, इसके बारे में कुछ बता दीजिए आप। नेपाल के जो बॉर्डर्स लगते हैं, आप देखेंगे कुछ बिहार से है, यूपी से है, इन जगहों से बॉर्डर लगते हैं, तो बिल्कुल सेम कल्चर है, इन्वायरमेंट भी सेम है। अगर आप वैली में जाएंगे तो थोड़ी ठंड है, बाकी जो नेपाल के मैदानी इलाके हैं, विराटनगर हो या वीरगंज हो, भरतपुर हो, इन जगहों में क्लाइमेट भी भारत के जैसा है, गर्मियों में गर्मी, सर्दियों में सर्दी। तो क्लाइमेट कंडीशन सेम होने के कारण डिजीज़ पैटर्न जो है वो सेम है। जो हमें बीमारियां होती है, नेपाल के लोगों में भी वही बीमारियां हैं। तो जब बच्चे पेशेंट से इंटरेक्ट करते हैं तो सेम डिजीज़ पैटर्न होने के कारण उनको दिक्कत नहीं होती है। ऐसे जब आप बाहर के कंट्रीज में सुनेंगे, रशिया में या, तो बहुत एक्सट्रीम ठंड होती है, तो डिजीज़ पैटर्न भी अलग हो जाता है। इस कारण से बच्चों को थोड़ी तकलीफ़ होती है। नेपाल में ये दिक्कत नहीं है। दूसरा, दवाओं की जो नाम है वो भी सेम है। आप जैसे रशिया और या दूसरे कंट्री में जाएंगे कि दवाओं के नाम बदल जाते हैं, लेकिन भारत में और नेपाल में दोनों जगह जो दवाएं यूज होती है, दोनों के सॉल्ट नेम और कॉमनली स्पोकन नेम, जो आम बोलचाल की भाषा में जो नाम, फॉर एग्जांपल पैरासीटामोल, तो ये दोनों जगह सेम है। तो इस कारण से लोग नेपाल को चुनते हैं अपने MBBS एडमिशन के लिए। मतलब बच्चों को कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा? नहीं, बच्चों के लिए बहुत ही सुविधा है, हॉस्टल बहुत अच्छे हैं, फूड बहुत अच्छा है, क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत सूट करता है। आप जानते हैं नेपाल ऐसे भी टूरिस्ट प्लेस है, लोग घूमने जाते हैं, तो इस कारण से नेपाल लोग बहुत जाना चाहते हैं। मतलब जो लोग BPL कैटेगरी के बच्चे हैं उसके लिए कोई सुविधा है क्या? किस BPL कैटेगरी जो दरिद्र सीमा के नहीं, देखिए, जो ऐसे नेपाल में कंपेयर करें फीस तो इंडिया से बहुत कम है। कुछ कॉलेजेस अगर आपके मार्क्स नीट में अच्छे हैं तो थोड़ा बहुत स्कॉलरशिप भी देती है, लेकिन इंडियन बच्चों के लिए ऑलमोस्ट फ़ीस जो है वो फिक्स है। तो बहुत ज़्यादा अगर आपका मार्क्स अच्छे हैं तो कुछ स्कॉलरशिप मिल सकता है आपको, नहीं तो फ़ीस ऐसे भी नेपाल में भारत के कंपेयर में थोड़ा कम है। और वहाँ पे NMC का गाइडलाइंस फॉलो किया जाता है क्या? हाँ, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा है। मैं सभी बच्चों को ये बोलता हूँ कि किसी भी कंट्री में आप एडमिशन लें तो आपको जो NMC के गाइडलाइन है सबको फॉलो करना है। गाइडलाइन कौन कौन से हैं? जो मीडियम ऑफ टीचिंग है वो इंग्लिश होना चाहिए। 5.5 साल का, मतलब 4.5 साल का MBBS, 1 साल का इंटर्नशिप, 5.5 साल या इससे ज़्यादा का कोर्स होना चाहिए। तीसरा, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको उस कंट्री का लाइसेंस टू प्रैक्टिस मिलना चाहिए। तो नेपाल इन सभी बातों को बहुत अच्छे तरीके से फॉलो करता है। NMC के सारे गाइडलाइन जो सरकार ने बताए हैं भारतीय बच्चों को, वो नेपाल पूरा फॉलो करता है। वहाँ आपको लाइसेंस भी मिलेगा, मीडियम ऑफ टीचिंग इंग्लिश है। कोर्स का ड्यूरेशन की बात करें तो 4.5 साल का MBBS है और 1 साल का इंटर्नशिप है, 5.5 साल का, सेम एज इन जैसे कि इंडिया में है, सेम टू सेम नेपाल में है। कुछ लोग बोलते हैं कि MBBS बहुत टाफ है करने में, तो उसके बारे में कुछ बताएं। ये बात बिल्कुल सही है। MBBS
वन ऑफ द टफेस्ट सेक्टर है जिसको है, कि 5.5 साल का MBBS कोर्स है। MBBS कंप्लीट करने से आपको बहुत ज़्यादा ऐसा कि अर्निंग भी नहीं होगी अगर आपने MD या MS नहीं किया। अगर आप सर्जरी में हैं चाहते तो आपको MS करना पड़ेगा, अगर आप मेडिसिन चाहते हैं तो आपको MD करना पड़ेगा। और ये टोटल कोर्स को MD MS के साथ करके तकरीबन 8.5 या 9 साल लग जाता है। तो 9 साल आप पढ़ेंगे तब जाके आप एक अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं। उसके बाद भी पढ़ाई जारी रहती है। आपको सुपर स्पेशलिस्ट करना है, DM और MCH। जो लोग मेडिसिन में जाते हैं, नेफ्रोलॉजी, डायबिटोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, उनको DM करते हैं। जिनको सर्जरी में जाना है, न्यूरोसर्जन बनना है, हेड एंड नेक सर्जन बनना है, तो वो जाके MCH करते हैं। तो थोड़ा टफ तो है, लेकिन भारत में या भारत के बाहर भी डॉक्टरों की बहुत डिमांड है। अगर आप अच्छे से पढ़ाई करते हैं तो आपका स्कोप बहुत अच्छा है, आपका फ्यूचर बहुत अच्छा है। आप चाहे नेपाल से करें, इंडिया से करें, रशिया से करें या किसी और कंट्री से करें। कोर्स का ड्यूरेशन कितना है MBBS का नेपाल में? इंडिया में और नेपाल में दोनों जगह कोर्स का ड्यूरेशन जो है वो सेम है, 5.5 साल, 4.5 साल का MBBS और 1 साल का इंटर्नशिप। और नेपाल में एडमिशन के बाद प्रैक्टिस के लिए वो? हाँ, नेपाल में एडमिशन के बाद नेपाल सरकार वहाँ के जो लॉ हैं उसके हिसाब से आपको लाइसेंस देती है ताकि आप नेपाल में प्रैक्टिस कर सके। ये आपको चाहिए भी। आपको जिस भी कंट्री में, आप चाहे रशिया में ही क्यों ना करें या किर्गिस्तान में करें, उज़्बेकिस्तान में करें, आपको उस कंट्री का लाइसेंस मिलना ही चाहिए। आपको लाइसेंस मिलेगा तभी आपकी वो डिग्री इंडिया में वैलिड होगी। तो नेपाल लाइसेंस देता है। लास्ट ईयर नेपाल सरकार ने, MEC ने अपना एक नोटिस जारी करके बताया था कि नेपाल में आने वाले सभी भारतीय छात्रों को MBBS कंप्लीट होने के बाद लाइसेंस टू प्रैक्टिस दिया जाएगा। जी। और नेपाल में MBBS करने के बाद इंडिया में कौन सी एग्ज़ाम देना पड़ता है? हाँ, देखिए ये इम्पोर्टेंट सवाल था, आपने ये भी पूछती तो मैं बताता। अभी नेपाल या विदेशों से जो भी छात्र आते हैं MBBS पास करने के लिए, उनको FMGE का एग्ज़ाम देना पड़ता है। FMGE फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन। ये एग्ज़ाम देने के बाद अगर आपने ये एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, 150 या उसके ऊपर मार्क्स लाए, तो आप क्वालिफाई कर जाते हैं। अगर आपने ये एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया तो आप इंडिया में एक सर्टिफाइड डॉक्टर हैं। भारत सरकार आपको लाइसेंस टू प्रैक्टिस देती है। साथ ही साथ और आप MD MS या नीट PG करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। लेकिन इसमें एक पॉइंट और भी है। भारत सरकार आने वाले 1 सालों में या 2 सालों में नेक्स्ट लागू करने वाली है। नेक्स्ट है नेशनल एग्जिट टेस्ट, नेक्स्ट 1 और नेक्स्ट 2। यानी कि भारत सरकार चाहती है कि जो बच्चे इंडिया या इंडिया के बाहर से MBBS करें, उनको एग्जिट लेवल का एक एग्ज़ाम देना पड़ेगा। नेक्स्ट 1 देंगे, उसके बाद आप इंटर्नशिप करेंगे, उसके बाद आप नेक्स्ट 2 लेंगे। अब आपके नेक्स्ट के रैंक या मार्क्स के आधार पे ही आपको PG के आपके चॉइस के ब्रांचेज में एडमिशन होगा। तो नेक्स्ट सबके लिए लागू हो जाएगा। तो चाहे आप विदेश से MBBS कर रहे हैं या इंडिया से कर रहे हैं, एग्ज़ाम सबको देना है। लेकिन अभी जो भी छात्र बाहर से MBBS करके आते हैं, उनको FMGE का एग्ज़ाम देना होता है। ये एग्ज़ाम पास करने के बाद ही आप इंडिया में एक सर्टिफाइड डॉक्टर हैं, तभी आपको लाइसेंस टू प्रैक्टिस मिलता है। और एक बात, MBBS का जो स्टूडेंट है, पढ़ना कैसे चाहिए? आपके टिप्स दीजिए कुछ। MBBS में देखिए, किताब तो बहुत सारे हैं। आप डे 1 से जिस दिन आप MBBS में एडमिशन लेते हैं, एनाटॉमी आपका साथ जुड़ जाता है। एनाटॉमी की किताब सबसे मोटी किताब होती है। तो आपको पढ़ाई तो बहुत करना है। मैं बच्चों को बताना चाहूँगा कि आप डे 1 से अपने क्लासरूम प्रोग्राम में तो ध्यान ही दें, साथ ही साथ जो आपके लाइब्रेरी और सेल्फ स्टडीज़ हैं उस पर बहुत ध्यान दें। दूसरा, मैं बच्चों को ये भी बोलना चाहूँगा कि फर्स्ट ईयर तो आप अपने कोर्स की पढ़ाई करें। सेकेंड ईयर से ही आपको तैयारी करनी चाहिए PG की, यानी कि MD MS की, या आप ऑनलाइन कोचिंग के थ्रू लें। अब कॉलेजेस में भी लोग PG की तैयारी करवाते हैं, टीचर से लें, लाइब्रेरी की सहायता लें। आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है बहुत से, आप उसकी मदद से भी तैयारी कर सकते हैं। हर बच्चों को चाहिए कि अपने सेकेंड ईयर के MBBS करियर के साथ ही PG की तैयारी करनी शुरू कर दें, क्योंकि बिना PG MD MS किए हुए उनको बहुत परेशानी होगी। सिर्फ MBBS डॉक्टर की वो वैल्यू नहीं होगी जो एक MD MS डॉक्टर की होगी। कुछ मतलब स्टूडेंट ऐसा होता है कि मोटिवेशन ख़त्म हो जाता है, तो उसके लिए आप क्या टिप्स देंगे? मतलब ऐसा हो जाता है कि अब तो मुझसे नहीं होगा। ऐसा इसलिए होता है कि बच्चे 12th के बाद जब MBBS कोर्स में जाते हैं ना, पढ़ाई का लेवल एकदम से बदल जाता है।
एकदम से बदल जाता है। बच्चे बहुत सा कैरेवर देखते हैं पहली बार, और जब ये सब चीज़ें देखते हैं तो बहुत से बच्चे जो आते हैं, ऐसा भी होता है कि बहुत से बच्चे जिनका मन नहीं होता MBBS में आने से, लेकिन फैमिली प्रेशर या हो सकता है कि उनके फादर मदर डॉक्टर है, उनके लेगेसी में कोई हॉस्पिटल है, तो वो जब MBBS में एडमिशन लेते हैं ना तो पढ़ाई का स्तर एकदम से बदल जाता है। 12th से लेके MBBS तक का जर्नी जो है वो चेंज होने के कारण बहुत से बच्चे डीमोटिवेट होते हैं कि नहीं मुझसे नहीं होगा, इतना टफ है पढ़ाई। उन बच्चों को कहना चाहूँगा कि सेटलमेंट में सब कुछ समय लगता है। आप थोड़ा अपने आप को समय दीजिए, जिस कॉलेज में आप जा रहे हैं आप उसमें समय दीजिए, अपने आसपास के बच्चों के साथ दोस्ती करिए। क्यों, आप जिस भी कॉलेज में एडमिशन लेंगे, चाहे इंडिया में ले, चाहे रशिया में ले, चाहे नेपाल में लेंगे, बहुत जगह के बच्चे आएंगे, आप उन बच्चों के साथ घुले मिले। दूसरा, मैं सब बच्चों को बोलना चाहूँगा, मोटिवेशन एक उपाय इसका ये है कि आप मेडिटेशन करें। सब बच्चे मेडिटेशन करें, जो भी मेडिटेशन का आपको आता है तरीका, ध्यान लगाना हो, चैंटिंग करना हो, मेडिटेशन किसी भी तरह से मेडिटेशन करें। माइंड को रिलैक्स रखिए। हाँ, कोई फिजिकल वर्कआउट भी करे, एक्सरसाइज हो, मॉर्निंग वॉक हो, जॉगिंग हो, कुछ भी करे, योगा, एरोबिक्स, जो भी करे, तो इससे आपको आपके दिमाग के जो अगर आपको प्रेशर हो रहा है तो वो थोड़ा कम होगा और आपकी बॉडी भी बहुत रिलैक्स होगी, माइंड भी रिलैक्स होगा। लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसा होता है कि सुइसाइड भी कर देते हैं। ऐसा होता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट ऐसे कम हैं, लेकिन ऐसा कभी कभी होता है। या तो वो फैमिली प्रेशर के कारण, जिन्होंने किसी भी कोर्स में एडमिशन, ये सिर्फ MBBS के दायरे में नहीं है कि MBBS बच्चे ही कर रहे हैं। मैं किसी भी बच्चे को या उसके पेरेंट्स को बोलूँगा कि आप अपने बच्चे को कभी प्रेशराइज नहीं करें। जाने समझे कि आपका बच्चा क्या पढ़ना चाहता है, जिस कोर्स में वो इंटरेस्टेड है उसी में एडमिशन कराएं, क्योंकि सबसे ज़्यादा कीमती आपके बच्चे की जान है। आप उसको प्रेशराइज ना करें। और बच्चों से मेरा एक निवेदन है कि कभी भी सुसाइड जैसी गंदी बातें अपने दिमाग में आने भी ना दें। ये कतई सॉल्यूशन नहीं है, ये और बड़ा प्रॉब्लम है। आपको लगता है सुसाइड से आपने प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया, बिल्कुल नहीं। ये आपके सुसाइड के बाद आपके माता पिता को पूरे जीवन भर ये परेशान करेगा। तो बच्चों से निवेदन है, कभी भी सुसाइड का सोचे ही नहीं, ये कभी सॉल्यूशन नहीं है। सो लास्ट क्वेश्चन, स्टूडेंट को और कौन कौन सी कंट्री में जाना चाहिए MBBS के लिए, बता दीजिए। हाँ, देखिए, नेपाल में बस ऑब्वियसली जैसे मैंने बताया कि 500 550 सीटें ही हैं। इंडियन बच्चे बहुत क्वालिफाई करेंगे। तो इसके अलावा भी बहुत से अच्छे अच्छे डेस्टिनेशन हैं जहाँ पे बच्चों को जाना चाहिए MBBS एडमिशन के लिए। सबसे बड़ी कंट्री तो रशिया है। लास्ट ईयर सिर्फ रशिया में तकरीबन 23,000 बच्चे गए थे इंडिया से। ये रिकॉर्ड है, आज तक ऐसा। मैं 22 साल से एडमिशन कर रहा हूँ, लेकिन मैंने आज तक इतने बच्चों को रशिया जाते नहीं देखा। रशिया एक बड़ी कंट्री है, टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है। एक मेडिकल कॉलेज से कम 7 से 8 हॉस्पिटल अटैच्ड हैं, तो बच्चों को सीखने के लिए बहुत चीज़ें हैं। हाँ, क्लाइमेट थोड़ा ठंडा है, लेकिन बहुत शानदार जगह है रशिया, बहुत सुंदर है। मैं रशिया होके आया हूँ, तो रशिया को चुने, ज़रूर चुने। अगर आपको MBBS, सबसे बड़ी बात रशिया के साथ क्या है कि बहुत चीपर है। आप समझ भी नहीं सकते हैं, 25 से 30 लाख में आपका रहना खाना पूरा MBBS कंप्लीट। 6 साल का MBBS है रशिया में। रशिया के बाद किसी कंट्री में आप जाना चाहते हैं तो उज़्बेकिस्तान है। ताशकंद में बहुत से मेडिकल कॉलेज है, और भी अगर उज़्बेकिस्तान में और भी सिटीज़ हैं जहाँ कॉलेज है। किर्गिस्तान भी लोग चुनते हैं, कजाकिस्तान जाते हैं लोग वियतनाम जा रहे हैं। एक छोटा सा कंट्री और है जहाँ पे 2 साल से लोग जा रहे हैं, तिमोर लेस्टे। ये बाली के पास है। भारत सरकार और तिमोर लेस्टे सरकार के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है, तो यहाँ से बच्चे जा रहे हैं, वहाँ भी आप जा सकते हैं। मलेशिया, मॉरिशस। बस मैं बच्चों से यही बोलना चाहूँगा, या उनके पेरेंट्स से, आप जिस भी कंट्री में जाएं, ये ज़रूर देखें कि वो कंट्री NMC के गाइडलाइन को फॉलो कर रही है कि नहीं, WHO लिस्टेड है कि नहीं, और जो भी आपके लोकल कंसल्टेंट जो वहाँ से एडमिशन करा रहे हैं, आप उनके थ्रू जाएं, वो आपको सही गाइडलाइन प्रोवाइड करेंगे। सब कुछ चेक करें इंटरनेट पे, NMC के वेबसाइट पे हर चीज़ मेंशन है। हर चीज़ को देख के एडमिशन लें। सिर्फ सस्ते के चक्कर में ऐसी कंट्री में न जाएं जहां बाद में फंस सकते हैं। हाँ, ये कोई जगह पे फ्रॉड भी होता है, बहुत फ्रॉड है। MBBS अब्रॉड के नाम पे फ्रॉड बहुत हो गया है सस्ते के चक्कर में। तो मैं सब बच्चों से रिक्वेस्ट करूँगा कि
एनएमसी के वेबसाइट पर देखें, कॉलेज की वेबसाइट सर्च करें, और जो आपका लोकल कंसल्टेंट है, अगर फॉर एग्जांपल मैं आज गुवाहाटी में हूँ तो गुवाहाटी में जो लोकल कंसल्टेंट है आप उनके थ्रू अगर एडमिशन लेंगे तो उसका फ़ायदा होगा। लोकल होने के कारण वो आपको सही गाइडलाइन देंगे। अब बहुत लोग आजकल क्या होते हैं कि ऑनलाइन देख के कहीं अप्लाई कर दिए, कहीं पैसा भरा, तो अगर आप लोकल पीपल के थ्रू जाते हैं तो आपको ये हमेशा सही गाइडलाइन प्रोवाइड करेंगे। तो इन सभी कंट्रीज़ में आप MBBS अब्रॉड के लिए जा सकते हैं। MBBS अब्रॉड एक अच्छी चीज़ है। अगर आपके पास बजट नहीं है इंडिया के लिए तो आप जा सकते हैं इन कंट्रीज़ में। ये कंट्रीज़ बहुत अच्छी हैं। नेपाल, बांग्लादेश, रशिया, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, वियतनाम, तिमोर लेसे, इजिप्ट भी जा रहे हैं लोग, मलेशिया, मॉरिशस, इन सभी कंट्रीज़ में। नॉर्थ अमेरिका के भी कुछ प्लेसेस हैं जहाँ MBBS होता है, तो सभी जगह लोग MBBS के लिए जा रहे हैं। कॉलेज को पहचानें, जगह देखें, क्लाइमेटिक कंडीशन देखें और पैसा देखें। तो किसी को एडमिशन लेना है आप लोगों से, तो मतलब कनेक्शन कैसे करें आप लोगों के साथ? ये बहुत अच्छा सवाल है। अगर किसी को भी, मैं जैसा बोल रहा हूँ ना कि ये मैं ही नहीं, प्रधानमंत्री जी बोलते हैं वोकल फॉर लोकल, ये हर जगह अप्लाई होता है। ये सिर्फ प्रोडक्ट के लिए या फैक्ट्री के लिए नहीं है। वोकल फॉर लोकल का मतलब क्या है कि अगर मैं आज गुवाहाटी में हूँ और गुवाहाटी या आसाम के किसी बच्चे को एडमिशन लेना है, तो जो आपका लोकल कंसल्टेंट हैं या जो लोकल आप जिनको जानते हैं, आप उनको थ्रू पकड़ें। आप उनसे सभी पॉइंट को समझें कि एडमिशन कैसे लेना है, किस कॉलेज में एडमिशन है, फ़ीस कितनी है, कुछ हिडन चार्जेस तो नहीं है। ये सब जानकारी आपको आपके लोकल कंसल्टेंट देंगे। हमारे तमाम ऑफिसेज़ हैं इंडिया में, गुवाहाटी में भी हमारे पार्टनर ऑफिसेज़ हैं, आप उनके थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। हम 22 सालों से एडमिशन में हैं। हमारे यहाँ पे जो लोकल पार्टनर है वो बहुत साल से रशिया, नेपाल, बांग्लादेश, हर जगह एडमिशन दे रहे हैं। तो आप इन जैसे अच्छे लोगों के साथ जुड़े। ये आपको एग्जैक्टली वही चीज़ बताएंगे जो उस कॉलेज में है। कुछ हिडन बातें नहीं होगी, हिडन चार्जेस नहीं होंगे, और आपके पूरे एडमिशन प्रोसेस को बहुत आसान है। गुवाहाटी के बहुत से बच्चे हैं जो दूसरी कंट्री में जाके, गुवाहाटी क्या पूरे आसाम के बच्चे हैं जो दूसरे कंट्रीज में जाके MBBS कर रहे हैं। दे आर वेरी हैप्पी टुडे। सो आपको किसी न किसी लोकल कंसल्टेंट को से संपर्क में रहना चाहिए। आप उनके थ्रू एडमिशन लें। हमारे लोकल ऑफिसेज़ हैं हर जगह, आप जहाँ चाहेंगे हमारे ऑफिस वहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट है। गुवाहाटी में हमारा बहुत अच्छा ऑफिस है, आप उनके थ्रू एडमिशन प्रक्रिया में करा सकते हैं। आप आपके नंबर रिक्वेस्ट में आएंगे कमेंट में। नंबर हम मेरा जो नीचे हमारा नंबर नीचे दिया हुआ है, आप उस नंबर पे संपर्क करें। हमारा जो यहाँ पे लोकल ऑफिस है आसाम करियर हब के नाम से है। ये बहुत सालों से हम लोग के साथ जुड़े हुए हैं, हम लोग के साथ एडमिशन कर रहे हैं, और इनके थ्रू एडमिशन लेने में आपको जितनी भी चीज़ें हैं वो सही जानकारी आपको प्रोवाइड करेंगे, ये मैं बता सकता हूँ। हिमाश्री, थैंक यू सो मच, आपने ये पॉडकास्ट किया। जितने सवाल MBBS अब्रॉड के हो सकते थे लगभग मैंने सभी चीज़ों का जवाब दिया है। इसके बाद भी कुछ हो सकता है पॉइंट छूट गए हो। पॉडकास्ट में ऐसा होता है, जो आप सोच के आते हैं आप बोल नहीं पाते हैं। जी। तो कुछ पॉइंट छूट गए हो तो हमारा लोकल ऑफिस गुवाहाटी में है, आप उनसे संपर्क करें, मुझसे भी वो आपको कनेक्ट कर देंगे। तो थैंक यू सो मच हिमाश्री। ইমানখিনি কথা পাতিলোঁ, হিন্দীত পাতিলোঁ, নাজানো কি হ'ল। হিন্দীত কথা পতাৰ অভ্যাস নাই, চেষ্টা কৰিলোঁ। বাকী ছাৰে গোটেইখিনি কথা বুজাই দিলে, আৰু নাম্বাৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, আপোনালোকে যোগাযোগ কৰি ল'ব MBBSৰ এডমিশ্যনৰ কাৰণে। ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু যদিহে আমাৰ এপিছ'ডবিলাক চাই ভাল পাই আছে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব।